उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। चलिए, आज कुछ डिफरेंट टॉपिक उठाते हैं। एक क्लिप आई हमारे सामने, वो क्लिप हम आपको सुना देते हैं। पर ये बताइए कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा ना? अब ये भविष्यवाणी हमारे सामने ऐसे ही आ गई। सुशील जी अब सही बात बोलते हैं या गलत, मुझे नहीं पता। मैंने उनकी भविष्यवाणियां ट्रैक नहीं की है, पर मैं इस भविष्यवाणी के बारे में बात करना चाहूंगा। ये भविष्यवाणी सत्य है मेरे हिसाब से। इससे पहले कि हम इसके डिटेल में जाए, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। मैं कुछ भी कहने के लिए एस्ट्रोलॉजी को फॉलो नहीं करता, ग्रहों को स्टडी नहीं करता। मैं कॉस्मिक एनर्जीज पर बात करता हूं। पर हमारे तरीके गलत तो नहीं होते। मोदी और शाह क्या सत्य में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? इस बारे में हम बात करें उससे पहले कुछ राजनीति को समझ लें। राजनीति में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। राजनीति में बस राजनीति करने वाले लोग होते हैं। उनका काम होता है आपको भाषण देना, अपनी बारे में सही बोलना, दूसरे के बारे में गलत बोलना और खेल खेलते रहना। कोई भी घटनाक्रम अकेला नहीं होता। उससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई होती हैं जो उस घटना का कारण बन जाती हैं। आपको एक दृष्टि पैदा करनी होगी अपने अंदर, ये समझने की। जब आप नेताओं की बात करते हैं, उनके लिए सत्ता पहले है। आप मोदी से अच्छा राहुल गांधी को समझे या राहुल गांधी से अच्छा मोदी को, वो आपकी पर्सनल समझ है। कुछ लोग हैं जो सनातन को हटाना ही हर समस्या का समाधान समझते हैं, और कुछ है जो सनातन को लाना ही हर समस्या का समाधान समझते हैं। चलिए, हम आपसे एक उल्टा सवाल करते हैं। आपकी विचारधारा सही हो, आपके पास हर समस्या का समाधान हो, पर आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर किस मतलब की वो बात? चलिए, दूसरे तरह से समझिए। जगन के शेर के विचार अच्छे हैं, पर न तो उसमें राजा बनने की शक्ति है, न वो अपनी विचार अप्लाई कर सकता है। भारत की राजनीति कुछ इस तरह की हो चुकी है और होती जा रही है कि कुछ भी अच्छा करना संभव अब कुछ मुश्किल ही होता जा रहा है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि स्थिति एकदम से खराब हो गई। अर्थ है कि स्थिति जैसे तैसे संभली हुई थी, पर वो एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि वो खराब होती ही चली गई या आउट ऑन एफ कंट्रोल हो गई। कई समस्याएं हैं जो भारत को एकदम से घेर रही हैं, पर समय ने कहानी को रोक रखा है किसी तरह। कह लो, इस देश की बुनियाद इतनी मजबूत है कि बस टिका हुआ है। सही गलत पर ना जाइएगा, बस फैक्ट्स पर रहिएगा। मोदी के गिरते ही क्षेत्रीय पार्टियां फिर वर्चस्व में आएंगी। जब जब क्षेत्रीय पार्टियां वर्चस्व में आती हैं तो वो सब कुछ ज्यादा ही मांगती है। खींचतान सब में लगी रहती है। हम उस बात में जा ही नहीं रहे कि कौन सही था, कौन गलत। हम बस भारत की स्थिति पर प्रकाश रख रहे हैं। यह सत्य है कि मोदी और शाह के लिए स्थिति बहुत ही विकट आ रही है, पर यह भी सत्य है कि स्थिति किसी भी नेता के लिए सही नहीं आ रही। चलिए बताते हैं आपको कारण क्या है। हम बता रहे हैं डिकोडिंग करके ग्रहों को, एनर्जीज को। बाकी आप अपने विवेक से बातों को समझिएगा। इसी साल या कह लो कुछ ही महीनों में मोदी और शाह के भाग्य से एक बहुत ही शक्तिशाली भाग्य मिलेगा। वहां पर चीजें कुछ ऐसे काम करेंगी कि मोदी और शाह को समझ आ जाएगा। भारत की कहानी भविष्य में उसी शख्स के पास जाएगी। जो भी मैं देख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा कि यह जो भी नई शख्सियत है, यह सरकार से कुछ अलग मांग करेगी या फिर सरकार इससे कुछ। हाँ, कुछ बातचीत होगी, कुछ डील होगी, पर वो किसी उन लोगों के मामलों को लेकर ही होगी। उस समय उस सारी बात का देश से कोई लेना देना नहीं। पर वहीं से कुछ ऐसा हो जाएगा कि मोदी और शाह को पता चल जाएगा, यहां से राजनीति की कहानी बदलने वाली है। फिर कुछ समय चलेगा, भारत में की स्थिति कुछ रोर खराब होगी। देखिए, ग्रह कुछ ऐसे है कि अब अगर यह दोनों कोई भी निर्णय लेते हैं, उनका पॉजिटिव जाना बहुत मुश्किल है। अच्छे से अच्छा डिसीजन भी उल्टा ही हो जाएगा। भारत की स्थिति कुछ खराब ही होती जाएगी। जनता में भी आक्रोश इंक्रीज ही होगा। पर ये जो भी नई एंट्री होगी भारत में, ये अपना कवर एरिया इंक्रीज करती ही चली जाएगी। जनता में, सारे नेताओं में, बिजनेस लॉबी में। ये सत्य है कि मोदी और शाह के गृह और भाग्य कमजोर होगा, पर फिर भी आप उसका अर्थ यह ना निकालिए कि इस पूरे भारत में कोई भी नेता उनसे टक्कर ले पाएगा। कोई भी उस स्थिति में नहीं आ पाएगा। पर दूसरी तरफ समस्याएं इतनी गंभीर हो जाएंगी कि वो संभलेंगी नहीं। समस्या नहीं संभाल रही, जनता में आक्रोश और भाग्य भी साथ नहीं। मोदी और शाह के पास दो ऑप्शन रह जाएंगे, या तो उस परिस्थिति को फेस करे या सत्ता लेफ्ट कर दें। अब अगर सत्ता वो लेफ्ट करते हैं तो फिर सामने मुसीबत है, क्योंकि उनकी पार्टी वाले संभाल पाएंगे सरकार। एक तो वो मुश्किल, और अगर विपक्ष आ गया तो
फिर वो दिक्कतें पैदा करेगा। ऐसे में समाधान एक ही बचेगा। जो भी नया शख्स खेल में आया हो और जिसकी पहुंच सबके बीच में हो चुकी हो, भारत की राजनीति के हिसाब से उस समय भारत को वही संभाल पाएगा। मोदी और शाह उसे हे सत्ता सौंप देंगे। अब इसकी एक बात और है कि हाँ, वही कल की होंगे। अब इसमें एक बात और है कि क्या वही भारत संभालेंगे? उत्तर है नहीं। जो भी अगला प्रधानमंत्री होगा, वो कल्कि का बहुत ही खास होगा, पर कल्कि नहीं होंगे। अब इसमें एक बात और आती है। इस भविष्यवाणी में कहा गया है कि विपक्ष का कोई चांस नहीं है, भाजपा ही रहेगी। हाँ, यह बहुत हद तक सत्य है। विपक्ष का कोई चांस नहीं है। देखिए, विपक्ष क्या है कि बना ही राम और कृष्ण को गालियां देकर है। उनका सुबह शाम का काम ही यह है। आपको उठना है, आप उठिए, पर फिर आपको किसी को नीचे क्यों गिराना है? और जो रहे हैं भी राम भी थे और कृष्ण भी। भाजपा ने भी तमाम गलतियां की है और विपक्ष ने भी। पर भाजपा रहेगी या चांस तो कुछ है, पर विपक्ष आ जाएगा इसका तो कोई भी नहीं है। जब तक कल की सामने नहीं आ जाते, आप लोगों को लगता रहेगा कि अगर समस्या ज्यादा होती जा रही है, विपक्ष के आने की उम्मीद बन सकती है। पर जब कल की अवतार का प्रकटीकरण होगा, वहां से सत्ता, पक्ष, विपक्ष सबको पता चलना शुरू हो जाएगा कि अब किसी का भी कोई चांस नहीं है, जनता को भी। अब आगे की बातें भी कुछ बताते हुए चलते हैं। आप लोग चाहेंगे पूरा भारत कुछ मूर्खों को लेफ्ट करके चाह रहा होगा कि कल की ही भारत के प्रधानमंत्री की पोजीशन संभाल ले, पर कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से वो संभव नहीं हो पाएगा। समझ लीजिए वो क्या कारण होंगे। अब कल की हॉर्स पर तो आएंगे नहीं, सेना लेकर हॉर्स राइडर्स की। उन पर आक्रमण तो करेंगे नहीं। कल की वही करेंगे जो आज के समय पर दुनिया कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। वो किसी भी एंटिटी के ओनर होंगे और वही एंटिटी दुनिया लेगी। पर एक कानून होता है। वो कानून आपको दो पोजीशंस लेने से मना करता है जिनसे आपको मुनाफा हो रहा हो। मतलब कि अगर आप जापान के प्रधानमंत्री है, तो आप जापान की किसी कंपनी के मालिक नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप एक कंपनी के मालिक भी है और देश के प्रधानमंत्री भी हो गए, तो फिर ऐसा हो सकता ही कि आप अपनी प्रधानमंत्री की पोजीशन का इस्तेमाल करके अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करो। यह नियम लगभग हर देश में। पर भारत में ये नियम जो भी कल की हैं, उनके लिए जनता ही बाईपास कर देगी। जनता कह देगी, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप ही संभालो देश के। पर फिर इंटरनेशनल समीकरण दिक्कत बनेंगे, क्योंकि फिर और देश उस कंपनी से बात करने से कतराएंगे और उसे भारत सरकार की ही कंपनी बुलाएंगे। तो यहां पर फिर कुछ बात होगी। या तो कल की अपने बहुत करीबी को ही प्रधानमंत्री बनाए और लोगों से वोट करके पूछ ले। हम आपको वोटिंग का परिणाम भी बता देते हैं। जनता शक्ति के लिए वोट करेगी, कल की नहीं तो शक्ति सही। अब हमें नहीं पता इस समय पर कि वो इस पर भी मानेंगे या नहीं। अब टॉपिक उठाया है तो उसे पूरा ही खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है भारत में एक पोजीशन और क्रिएट हो जो सबसे ही ऊपर हो। देखते हैं। अगला सवाल जो बनता है इस बात पर कि क्या भारत में राजतंत्र आ जाएगा। खुद सामान्य ज्ञान लगाइए और सोचिए, जब स्थिति जो आने वाले समय में अभी के शक्तिशालियों से भी नहीं संभलेंगी, विपक्ष भी सरकार बना नहीं पाएगा और फिर भी भारत को कोई संभाल लेगा। लोकतंत्र में इतने स्ट्रैंग टर्न अराउंड अक्सर नहीं हुआ करते। देखिए, आप अगर सामान्य ज्ञान को भी लेकर चलेंगे ना, आपको कई बातों के जवाब मिल जाएंगे। उसके साथ कुछ भी कॉस्मिक ज्ञान लगा पाए, बहुत सी बातों का उत्तर मिल जाएगा। भारत में जो घटनाक्रम बन रहे हैं वो पूरी तरह राजतंत्र की तरफ ही जा रही है। पर यह राजतंत्र कोई दूसरे देशों की तरह राजतंत्र नहीं होगा कि तानाशाही आ गई। यह अलग ही राजतंत्र होगा। यह मानिए कि जनता को कल्कि पर इतना ज्यादा भरोसा होगा, वो खुद ही कह देगी कि अब उसे कल्कि है शासन में चाहिए। चुनाव होंगे पर अभी की तरह नहीं होंगे। जिस पोजीशन पर जनता कल्कि को बैठा देंगे, उस पोजीशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अभी के जितने भी नेता है, जिन्होंने भी कुछ गलत किया है, एक एक करके सबकी फाइल खुलती चली जाएगी। नई जनरेशन, नए लोग आएंगे जो एक नया सिस्टम संभालेंगे। एक ऐसी कहानी शुरू हो जाएगी, एक ऐसा समय आ जाएगा जिसमें हर मनुष्य बराबर होगा, कोई भेदभाव नहीं, अवसर सबके लिए बराबर होंगे। वहीं दूसरी तरफ जिसने गलत किया है, गलत तरह से पूंजी बनाई, कमाया, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, उसके लिए बहुत ही कठोर समय इंतजार कर रहा है। और हां, ज्यादा समय नहीं है अब किसी भी बात में। यह सब अब शुरू होने वाला है, किसी भी समय शुरू हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब एक टॉपिक और उठाते हैं। दुविधा में यह ना सोचिए कि आप ही फंसते हैं। जहां जहां मनुष्य शरीर आया, दुविधा आई।
बस इंसान की दुविधा अलग होती है और एक अवतार की अलग। चलिए आपको फिर महाभारत पर ले चलते हैं। अर्जुन की दुविधा थी कि युद्ध करे या ना करे। अपने पितामह अपने भाइयों से युद्ध करना होगा, उन्हें मारना होगा। अर्जुन को नहीं पता वह जीत पाएगा या नहीं, बस वह परेशान है कि अपने ही लोगों से उसे युद्ध करना है। कृष्ण की यह दुविधा नहीं थी। कृष्ण की दुविधा समझने के लिए आपको कृष्ण के रोल में कुछ देर एंटर करना होगा। हो सकता है आप मुश्किल लगे। ऐसे तो कृष्ण ने भी अर्जुन को नहीं कहा था। उनके सामने कुछ और समय था। वो कुरुक्षेत्र में थे, हम लोग तो घरों में आराम से बैठे हैं। और हम तो कृष्ण भी नहीं। तो चलिए एक बार उस दुविधा को समझने के लिए उनके रोल में एंटर करें। कृष्ण को पता था, अगर युद्ध हो गया तो कौरव मारे ही जाएंगे, और केवल वो नहीं मरेंगे। धृतराष्ट्र और गांधारी का एक भी पुत्र जीवित नहीं बचेगा। कौरवों के साथ जो भी योद्धा हे हर एक मारा जाएगा। कृष्ण चाहते थे वो विनाश बच जाए, यह जानते हुए भी कि कुरुवंश और उससे कनेक्ट हर आदमी का विनाश निश्चित है। फिर भी वो अपनी कोशिश करना चाहते थे। वो एक दूत बनकर गए। उन्होंने वो कोशिश कर ली, कौरव नहीं माने। उसके बाद कृष्ण नहीं माने। अर्जुन तैयार नहीं था, पर कृष्ण नहीं माने। किसी भी मनुष्य का मुख्य उद्देश्य होता है मुक्ति। आप समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान अपने कर्म करे धर्म के साथ वो मुक्ति के लिए ही जाता है, तो एक तरह से हर इंसान का जन्म भी धर्म के लिए ही होता है। इतनी सरल कहानी नहीं है यह। चल, मान लीजिए अर्जुन उस दिन युद्ध नहीं करता। वो गीता प्यूरी सुन लेता और उसके बाद यह कह देता कृष्ण को कि अब तो मुझे मोह माया का ज्ञान हो चुका। यह संसार मिथ्या है। मैं युद्ध करूं ही क्यों? और मुझे तो ज्ञान साक्षात नारायण से मिला है। यह भाग्य तो साक्षात भगवान बुद्ध का भी नहीं था। तो क्या होता? चलिए आपके हिस्से के सवाल भी रख देते हैं और अपने हिस्से के जवाब भी। कोई भी कर्म तभी तक धर्म है जब तक आप उसे धर्म मान रहे हो। क्या बुद्ध का धर्म नहीं था कि वो अपने राज्य या अपने परिवार का ख्याल रखे? पर ज्ञान योग के नियम अलग होते हैं। ज्ञान योग में मनुष्य शरीर से, चेतना से अकर्ता हो जाता है। कोई भी कर्म उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। फिर तो बस किसी भी मैले लिबास की धुलाई वाली कहानी चलती है। आप उसे एक बार धो, दूसरी बार धो, वो साफ होगा, पहले से साफ होगा। आप उसे धोते जाओ और वो हर धुलाई के साथ और साफ होता जाएगा। ज्ञान योग में यही चीज काम करती है। जब आप अकर्ता होते हैं और मोह माया के पार पहुंच जाते हैं, तो फिर प्रकृति आपके हर कर्म काटती है धीमे धीमे करके, और फिर जाकर आपकी आत्मा को परमात्मा ग्रहण कर लेता है। चलिए दूसरे हिस्से पर चलते हैं। मीरा का धर्म था जो भी पत्नी धर्म मीरा ने वो नहीं निभाया, वो तो बस कृष्ण की हो गई। फिर इंसान का जन्म लेने का उद्देश्य धर्म कैसे हुआ? अर्जुन के लिए धर्म इतना जरूरी क्यों हो गया था? क्यों उसे युद्ध करना ही था? कारण बता देते हैं। अर्जुन अगर उस युद्ध से भागता तो उसका पाप भी उसे ही भोगना था। उसका ज्ञान योग का सफर बहुत ही इंक्रीज हो जाता। पर अर्जुन अगर युद्ध ना भी करता तो भी ऐसा नहीं होता कि उसे मुक्ति नहीं मिलती। हो सकता है आपको यह बात अजीब सी लगे, पर मनुष्य का काम है मुक्ति की तरफ जाना। और ईश्वर, चाहे रास्ता कोई भी हो, भक्ति यज्ञ, सेवा योग, ज्ञान योग, अगर कोई भी चेतना उस स्तर तक पहुंच चुकी, हे ईश्वर ले लेते हैं। पर अवतारों के साथ ऐसा नहीं होता। अवतारों का जन्म का उद्देश्य ही हे धर्म की स्थापना करना। यह सारा ज्ञान उनके पास होता, हे कृष्ण खुद गीता बता रहे हैं। पर वो ऐसे नहीं कर सकते कि अब मैं ज्ञान योग में जाकर साधु बन जाओ या भक्ति कर लूं। सारे योग उन्हीं के अंदर है। पर जो ऑप्शंस अर्जुन के पास हैं, जो मीरा के पास है, वो कृष्ण के पास नहीं है। कृष्ण के धर्म ने कहा कौरवों को एक मौका मिलना चाहिए। कृष्ण ने दिया। अब कृष्ण का धर्म कह रहा है अब युद्ध से पीछे नहीं हट सकती, तो कृष्ण नहीं हट सकते। कृष्ण वही करेंगे जो धर्म कहता है। अब चाहे शिखंडी को बीच में लाना हो, अश्वत्थामा की खबर हो, या अर्जुन को गीता का ज्ञान, पर यह एक धर्म संकट नहीं होता कृष्ण के सामने, और भी होते हैं। चलिए एक और सुनिए। आदमी अपने भाग्य से युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि भाग्य से युद्ध करने के लिए पहले भाग्य पता होना चाहिए। जब आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है, तो आप क्या तो उससे उलझोगे, क्या उसके हिसाब से चलोगे? कृष्ण को पता है क्या होने जा रहा है, तो कृष्ण उससे उलझते हैं। कई जगह उसे बदलने की भी कोशिश करते हैं। वो शांति संदेश कौरवों को इसलिए दिया गया था। अवतार की दुविधा इंसान की दुविधा से अलग होती है। कल्कि की जो दुविधाएं हैं, वो भी अलग होंगी। हमारी और आपकी तरह नहीं होंगी। कहीं धरती के किसी कोने में बैठा हुआ कोई शरीर
जिसे उस परम आत्मा ने धारण किया हो। वह सोच रहा होगा कि आने वाला विनाश रुक तो सकता था। अगर मनुष्य कुछ भी संभल जाते तो शायद इतनी तो स्थिति बुरी नहीं होती। वीडियो कुछ छोटा हो रहा था, तो हमने सोचा ये बात आपको बताते चले। चलिए, चलते चलते एक दो बातें और। मैं यूट्यूब की दुनिया में या कल्कि के बारे में बताने वालों में जरा देर में आया। एक वीडियो देख रहा था मैं कुछ महीने पुराना। एक पंडित जी अपने पुत्र को कल्कि घोषित कर रहे थे। ठीक है, वो पाखंडी है, पर उन्होंने अपने आप को भविष्य माल्लिका का आधिकारिक प्रवक्ता बना दिया। ठीक है, पंडित जी गलत थे, पर जो आदमी भी उनकी पोल खोल रहा है, उसका तर्क यह था कि पंडित जी के बेटे के पास देवव्रत नाम का हॉर्स नहीं है, जैसा कि पुराणों में लिखा था। सही है, बहुत सही है। एक आदमी गलत कर रहा है और दूसरा, जो उनकी पल खोल रहा है, वो एक अश्व का इंतजार कर रहा है कि उसके पास अश्व नहीं है। अब कुछ बोल दो तो फिर लोगों को बुरी लग जाती है। खैर, जैसे जिसका मन करे, बुद्धि साथ दे, वो वैसे भरोसा करे। चलिए, क्लोजिंग देते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम की पॉलिसीज अलग हैं और यूट्यूब की अलग है। जिसको भी कार्य रूप से कनेक्ट होना है और चीजों को कुछ और साफ जानना है, वो टेलीग्राम पर आ जाएं। पर आए वही जिन्हें भरोसा हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।